नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब व्यक्ति कोई भी नई नौकरी शुरू करता है और वह उम्मीद करता है कि उसके साथ में एक्सपीरियंस जुड़ता रहे, तो एक्सपीरियंस उसके साथ में जुड़े, वो एक्सपीरियंस्ड आदमी कहलाए यानी तजुर्बे वाला व्यक्ति कहलाए, तो उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उसको यह पता भी होना चाहिए कि अनुभव लेने के बाद उसमें कैसा परिवर्तन आना चाहिए। सबसे पहले उसको यह मालूम होना चाहिए एक नए मैनेजर और एक्सपीरियंस्ड मैनेजर में इतना परिवर्तन जरूरी है कि उस मैनेजर के वरिष्ठ पद वाले जान जाएं कि इस व्यक्ति में पूरा ही रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। यह केवल साल बिताने से नहीं होगा, समय बिताने से कभी नहीं होगा कि 10 साल काम करते हुए हो गया, 20 साल काम करते हुए हो गया। समय के साथ केवल शरीर में परिवर्तन आएगा, केवल सिर के बाल सफ़ेद होंगे, अंदर कुछ नया पैदा नहीं होगा। अंदर तो वही रहेगा जो पहले दिन था। तो फिर अंदर नया कैसे आएगा? जब हमारे अंदर कुछ नया आएगा तभी हम और लोगों से अलग होंगे। उसके लिए हमें अपने अंदर कुछ बाहर से नहीं डालना है, बल्कि अपने अंदर है उसी को बदलना है। वह हमारे जो अंदर है वही पुराना बदल करके एक नया हो जाएगा, जिसको एक्सपीरियंस कहा जाता है। सबसे पहले तो एक्सपीरियंस को समझना चाहिए। जो लोग समझते हैं कि जब ज़्यादा समय हो जाएगा तो हम एक्सपीरियंस्ड कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। जो आपके अंदर जब आप नए थे, जो सब्सटेंस तब था, अब वो सब्सटेंस बदल करके दूसरी फॉर्म में आ चुका हो। इसके लिए 9 बिंदु ध्यान में रखने होते हैं, 9 पॉइंट्स। जब आप इनको एक एक बिंदुओं को सिलसिले में सुनेंगे, सिलसिलेवार इस वीडियो में सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये 9 बिंदु छोटे छोटे हैं लेकिन व्यक्ति को बहुत आगे लेकर के जाते हैं। आइए हम शुरू करते हैं पहले बिंदु से। पहला बिंदु बोलता है हमेशा उचित कपड़े पहने और आकर्षक दिखें। उचित कपड़े पहनना और आकर्षक दिखना का मतलब महंगे कपड़े पहनना नहीं है। सबसे पहले अपने कपड़ों को देखिए खुद, क्योंकि जब आपको कोई देखेगा तो सबसे पहले उसको आपके कपड़े दिखाएंगे। वह कपड़ा ही आपकी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व को प्रदर्शित करेगा। आपके अंदर कितना जानकारी है, कितनी योग्यता है, यह तो बाद की बात है। कभी भी चमकदार रंग के, चटकीले रंग के वस्त्र न पहने। ध्यान रखें, चमकदार और चटकीले जो रंग होते हैं ये एक विशेष उत्सव के लिए होते हैं। शादी ब्याह, जन्मदिन, उन सब के लिए होते हैं, कार्य क्षेत्र के लिए नहीं होते हैं। हमेशा औपचारिक पोशाक के ऊपर जूते पहनें। बाल छोटे रखें, या तो दाढ़ी को हमेशा काट करके क्लीन शेव रहें। अगर दाढ़ी बढ़ाकर रखते हैं तो उसको सेट करके यानी जमा कर रखें, लगे कि आप तैयार होकर के आई हैं। यानी कोई सैनिक जब युद्ध के लिए लड़ने जाता है तो वह जिस प्रकार से तैयार होकर के आता है, उस प्रकार से आप अपनी वेशभूषा को तैयार करके ही चलें। यह प्रतिदिन का नियम है। यह कहने में तो बहुत सरल है, सुनने में यह कोई मूल्य नहीं रखता है, लेकिन इस प्रदर्शन का फर्क आगे जब आप बिंदु सुनेंगे वहाँ पर अवश्य आएगा। दूसरा बिंदु है, जब भी आप अपने कार्य में हों, जहाँ ऑफिस है वहाँ पर हों, तो व्यवहार में चेहरे को शांत और बोलचाल में शांति को बनाए रखें। इससे आप प्रोफेशनल, पेशेवर लगेंगे। प्रयास करते रहें कि कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें। हमेशा अपने काम में पूरी तरह से तत्पर रहें। कोई काम आपके पास में आए तो सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए आप काम को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप उस काम को करना बिल्कुल भी पसंद ना करते हों, लेकिन उस काम के बारे में सुनना ज़रूर है। इससे आप अपने को हमेशा बेहतर बनाने का एक अभ्यास करते रहेंगे और आप अपने काम को ठीक से और लोगों से अच्छी तरह से कर सकेंगे, और परिणाम और लोगों की तुलना में फिर अच्छे ही आएंगे। अगर आप अपना काम ठीक से करेंगे तो आपको ज़रूर पहचाना जाएगा, क्योंकि कथनी की तुलना में करनी ज़्यादा असरदार होती है। इसलिए जब आप एक अच्छे मैनेजर, एक अच्छे अधिकारी बनना चाहते हैं तो जो भी काम हो उसको सुनते ही किनारे कर देना बहुत बड़ी गलती होती है। उसे सुनिए, करना नहीं करना बात की बात है। आपकी जानकारी में उस तरह का काम भी होना चाहिए। तीसरा, व्यवहार में शिष्टता पैदा करें। एक गलती जो नए नए लोग करते हैं
मतलब है कि जिनको अनुभव नहीं होता है वे करते हैं, वे समझ और यह जान नहीं पाते कि सम्मान शिष्ट लोगों का ही होता है। इसलिए शिष्टता को जीवित रखना चाहिए। कार्यस्थल में आपके अलावा और भी लोग कार्य करते होंगे। कुछ आपसे छोटे पदों पर होंगे, लेकिन वे उम्र में आपसे बहुत बड़े होंगे। और कुछ महिलाएं भी हो सकती हैं। वे उम्र में ज़्यादा हैं या कम हैं, वहाँ मायने नहीं रखता है। उम्र में ज़्यादा जो लोग होते हैं उनसे धीमी आवाज़ में बात करें। जब भी आप मीटिंग लें तो उनमें बड़ी उम्र के लोग भी बैठे हों तो बार बार उनकी तरफ ज़रूर देखिए, चाहे वे आपसे छोटे पद पे हों। याद रखिएगा, अगर ज़्यादा उम्र वालों का मूक समर्थन भी मिल गया तो उनका छिपा हुआ सहयोग आपको किसी बड़ी भारी परेशानी से बड़ी आसानी से निकाल ले जाएगा। कार्यस्थल पर कब किसी समस्या का सामना कर आ जाए या सामना करना पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। कार्यस्थल में जो भी महिला कर्मी हों उनसे सम्मान से बात कीजिए और कभी भी महिलाओं से तेज आवाज़ में गर्म होकर बात मत करिए। यदि कार्यस्थल पर कार्य करने वाले आपसे उम्र में बड़े और महिलाएं आपको कभी मूक सहयोग भी कर देंगे तो आपको कार्यस्थल का तनाव कभी होगा ही नहीं। तो यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चौथा है, कार्यस्थल में कभी बहस ना करें। अपने साथ काम करने वालों से या अपने नीचे काम करने वालों से, विशेष रूप से बड़ी उम्र के लोगों से और महिलाओं से कभी भी बहस में ना पड़ें। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप अपना सिर ईंट की दीवार से टकरा रहे हैं तो चर्चा को वहीं छोड़ दें। बस मुस्कुराइए और जो वे कह रहे हैं उससे सहमत हो जाइए। आखिरी में इतना ही कह दिया कि चलो मैं करके देखता हूँ, शायद हो जाए। इस चीज़ का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जो उम्र में बड़े हैं वे काम न कर पाएँ या महिलाएं हैं वे काम न कर पाती हों, उनके ऊपर बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर शेखी दिखाना, अपनी ऊर्जा को नष्ट करना होगा। यदि आप खुद ही अपनी ऊर्जा का नाश करेंगे तो समस्या आपके दरवाजे पर ही आके खड़ी हो जाएगी। और जब आप इस प्रकार से उस काम को करना शुरू करेंगे, सबके साथ सम्मान से बात करते हो, देखने में आप अच्छे हों, धीरे बोलते हों, तो होगा क्या कि समर्थन के अंदर कुछ लोग और ही आकर के स्वयं से खड़े हो जाएंगे। पांचवा है, सबके सामने कभी भी कार्यस्थल की समस्या अपने मुंह से नहीं बोलें। सार्वजनिक रूप से या सबके सामने कभी भी कार्यस्थल की समस्या अपने मुंह से नहीं बोलनी चाहिए। याद रखिएगा, शिकायत करने वाला कमज़ोर व्यक्तित्व वाला होता है। आपका काम कार्यस्थल को काम करने लायक बनाना है, उसकी कमियों का फ़ायदा उठाना नहीं है। यदि आप कार्यस्थल की कमियों की बात करेंगे तो इससे सीधा सीधा सिद्ध होगा कि आप रूपांतरण की प्रक्रिया को लागू करने में समर्थ नहीं हैं। अच्छे और योग्य अधिकारी वे होते हैं जो कार्यस्थल को पूरी तरह से रूपांतरित कर देते हैं और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। इसे कहते हैं आंखों से काजल चुरा लेना। अगर आप अपने आप को इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे कि आपको यहाँ पे किसी प्रकार की कोई परेशानी अनुभव ही नहीं होती है, तो आप मानिए कि जिस हिसाब से आप चाहते हैं उस हिसाब से वह ऑफिस पूरा का पूरा ढलता चला जाएगा और फिर आपको काम कराने में और अच्छा रिजल्ट देने में दिक्कतें नहीं आएंगी। छठा है, कार्यस्थल में काम करने में चाहे कितनी भी दिक्कत हो, हमेशा विनम्र और व्यवहारिक बने रहें। कोई कर्मी यदि कामचोर भी हो तो भी उससे विनम्रता और अच्छे से बात करें। याद रखें, वह आपका दुश्मन नहीं है। वह भले ही आपके काम का ना हो, लेकिन वह कार्यस्थल में काम करने वाले लोगों में गिनती में एक नंबर तो बढ़ाता ही है। जब आवश्यकता हो तभी उसे सही काम करने की सलाह दें। हमेशा ऐसे कर्मियों से बहस करना या अपने व्यवहार में उनसे नाराज़गी दिखाना अपने पद को गिराने के बराबर है। अगर आप उनसे बहस करेंगे तो आप उन लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, उन लोगों का समर्थन नहीं ले पाएंगे जो वास्तव में कार्य करने वाले हैं, जिनको कार्य का अच्छा ज्ञान है। जब उन लोगों के साथ में आपका ज़्यादा मेल जोल होगा, पूरा कार्य उनके साथ होगा जो काम करने वाले हैं, तो जो कामचोर लोग हैं वो अपने आप कटते चले जाएंगे। वे स्वयं आकर के कार्य करने वालों की श्रेणी में आने का प्रयास करेंगे। यहाँ बहुत आवश्यक है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सुबह कम से कम 1 घंटे शारीरिक गतिविधि जरूर करें। जिम जाएं या सड़क पर घूमें, लेकिन कार्यस्थल पर जितना हो सके अपने शरीर की तकलीफ़ का प्रदर्शन बिल्कुल ना करें। ये कम से कम लोगों को पता चले कि आपके शरीर में तकलीफ़ है, इसको आप सोचते रहें।
आपको कितनी तकलीफ है इसका पता किसी दूसरे को तब तक नहीं चलना चाहिए जब तक आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। यह संसार का एक कुटिल नियम है। आप कितनी भी शारीरिक तकलीफ में हैं, यह किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। 8वां है, जो करंट अफेयर्स की जानकारी रखें। जब भी आप अपने कर्मियों से कामकाज की बात करें तो कभी कभी चल रहे मुद्दों पर भी बात कर लिया करें। इससे कर्मियों को लगेगा कि आप उनके करीब हैं, वे भी आपके करीब बना रहना पसंद करेंगे। तो आपका जो काम है वह आसान हो जाएगा। जैसे मीटिंग समाप्त होने पर उठने से पहले 1-2 मिनट करंट अफेयर पर अपने साथियों से बात करने से साथियों में आपके प्रति आत्मविश्वास जन्म लेगा और वे आपका सहयोग पूरी ऊर्जा से करेंगे। यानी कि काम के अलावा भी और महत्वपूर्ण मुद्दों पे हमारे अधिकारी हमसे बात करते हैं, तो उन लोगों को अपने साथ में जोड़ने का ये बहुत अच्छा तरीका है। 9वां है, अच्छा लीडर बनने के लिए सहकर्मियों को अपने से आगे बढ़कर सहयोग दें। ऐसा करना सहकर्मियों की मानसिकता को बदल देता है। जैसे कार्यस्थल से घर जाते समय किसी को आपके सहयोग की आवश्यकता है तो आगे बढ़कर सहयोग देने का प्रयास करें और जितना हो सके उतना संभव बनाएं कि वह आपका सहयोग ले। ये बात उस दिन तो किसी असर की नहीं होगी, लेकिन भविष्य में आप एक लक्ष्य जब लीडर बनेंगे तो यही व्यवहार तय करेगा। ऐसा करने से आप जितने बड़े हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़े नज़र आएंगे। तो इस प्रकार से जो 9 बिंदु हैं, ये ऊपर लिखी बातों पर अगर आप गौर करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कई बातें इसमें पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी लागू होती हैं, क्योंकि कार्य क्षेत्र में बड़ी अधिकारी महिलाएं भी होती हैं। तो ये सिर्फ पुरुषों के नियम और कानून नहीं है, ये आमतौर पर एक अच्छी व्यक्ति के नियम और कानून होते हैं। आप अपने कार्यस्थल पर अपना दिन कैसे बिताएंगे यह तय करता है। काम तो जैसे सभी करते हैं, लेकिन उसी काम को कैसे करना है और दूसरों की मदद कैसे लेनी है यह तय करना एक प्रोफेशनल के अनुभव पर टिका हुआ होता है। जब आप इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे आपका अनुभव एक अच्छे अधिकारी, एक अच्छे मैनेजर के रूप में बढ़ता चला जाएगा। यदि आपने इन पहले बताई हुई 9 बातों को व्यक्तित्व का हिस्सा बना लिया तो आज आपने कार्यस्थल पर अपना दिन कैसे बिताया यह तय करेगा कि आप कल अपना दिन अपने उसी कार्यस्थल पर कैसा बिताएंगे। यह बात आप ध्यान रखिएगा कि आज आपने अच्छे तरह से कार्यस्थल पर दिन बिताया तो कल भी आप अच्छा बिताएंगे। तो आज अच्छा कैसे बिताएंगे, तो इन 9 बिंदुओं का आप ध्यान रखिए। जब आप इन 9 बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे तो समय के साथ साथ बहुत तेज़ी से आपके व्यक्तित्व में सुधार आएगा और एक व्यक्तित्व में हीरा बन कर के निकलेगा। जो कहते हैं कि वह व्यक्ति तो बिल्कुल हीरा है, तो वह हीरा होता नहीं है, वो इन्हीं कारणों से बनता है। यह 9 बिंदु बहुत हैं, इसके अलावा आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और आपने जो अपना अमूल्य समय मेरे वीडियो को सुनने और समझने के लिए दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।